नमस्कार दोस्तों, 1000 बेसिक कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 2 है आज ही, और इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है और चाहे वो पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम है। कॉमर्स सब्जेक्ट की पूरी कवरेज इस सीरीज में मिलेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो ये क्वेश्चंस का पीडीएफ है, इसकी डिमांड थी कई लोगों की, तो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहां पे लिखा होगा कि ग्रुप फॉर टीचर प्रेपरेशन वाला जो ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम का, तो वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चंस की, आप आराम से सोल्व करके भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज के जो ये क्वेश्चंस हैं, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं, उनकी पहचान से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आज का 26 नंबर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो कि बेस्ड है प्लेइंग सेफ की पॉलिसी पे, उसको किस नाम से जाना जाता है, यह बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, रूढ़िवादिता की अवधारणा। कंजर्वेटिज्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंजर्वेटिज्म का एक मतलब तो होता है रूढ़िवादिता, एक मतलब होता है कि जो पुराना विश्वास है उसको फ्यूचर में भी बनाए रखना। तो पुराना विश्वास होता है, लोगों की रूढ़ी होती है। कंजर्वेटिज्म होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि हमेशा सेफ खेल किया जाए, प्ले सेफ किया जाए। सेफ खेलने का मतलब क्या होता है कि अपने हाथ में हमेशा पैसा रखा जाए। हाथ में हमेशा पैसा रखे जाने का मतलब ये है कि अपने खर्चों को, अगर कोई खर्चा होने वाला है तो उसको भी सोच के चलें कि ये खर्चा हो सकता है, इसलिए उसके लिए प्रोविज़न कर लिया जाए। यानी कि प्रोविज़न कर लें आप बैड डेट्स के लिए, प्रोविज़न कर लें आप डेप्रिसिएशन के लिए। लेकिन कोई होने वाला लाभ है तो उसको नहीं माने, लाभ को केवल तभी लाभ माने, अपना इनकम माने, जब आपको वास्तव में लगे कि आप इसको रियलाइज कर पाओगे, तभी उसको प्रॉफिट माना जाए। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। सेकंड है 27वां क्वेश्चन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का खासा यूज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा होगा कि जैसे आप एक साल के इनकम वाली साइड में दिखाते हैं, तो उसी साल के खर्चे खर्चों वाली साइड में दिखाते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसी की वजह से हम ऐसे खर्चे जो आउटस्टैंडिंग हैं, जो अभी दिए नहीं है लेकिन वो इस पीरियड से रिलेटेड हैं, इसलिए उनको जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक्सपेंसेस में ऐड करके दिखाया जाता है। लेकिन अगर कोई एडवांस खर्चा हमने कर दिया है तो उसको लेस करते हैं, क्योंकि उसका पीरियड मैच नहीं कर रहा है। जिस समय के साथ पीरियड मैच करेगा उसी खर्चे को यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक वैसे इनकम से रिलेटेड भी होता है कि कोई सेल अगर इस साल हमने की और अगर वो क्रेडिट की है तो उसका पैसा तो इस साल नहीं मिला, लेकिन इस सेल को इस साल किया गया है, इसलिए इस सेल से रिलेटेड इनकम इस साल आएगी, इस पीरियड में आएगी। और इस सेल पे अगर कोई खर्च किया गया है तो वो भी इसी साल आएगा, चाहे कैश में पे किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म का एप्लीकेबल होता है इनमें से कौन से एग्जाम्पल में। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और इनमें से हमें पहचान करनी है कि कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब अप्लाई किया जाता है। तो इसका ऑलरेडी डिस्कस इसको कर ही चुके हैं कंजर्वेटिज्म को। इसका यूज होता है ऑप्शन बी, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखिए, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ऐसे डेट जो बैड हो सकते हैं और जो डाउटफुल हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए पहले से ही हम प्रोविजन बना के चल लेते हैं। यानी कि जो होने वाले संभावित खर्चे हैं उनका प्रावधान करना, यही समझदारी है, यही सेफ प्ले है और यही कंजर्वेटिज्म है, यही प्रूडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन बेसिस है किसके लिए। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग का, वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जो जिसके लिए ये एक तरह से बेस का काम करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डेप्रिशिएट करना फिक्स्ड एसेट को ओवर देयर यूजफुल लाइफ। देखिए, क्योंकि जो बिजनेस है उसके बारे में हमें पता है, गोइंग कंसर्न है, वो तो हमेशा चलता रहेगा या ये लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट हमने खरीदी है,
अब फिक्स्ड एसेट का कोई पीरियड तो होगा, 5 साल 10 साल जितने साल यूज होगी, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हम फिक्स्ड एसेट पे जो खर्च किया है उसको एक साल में तो पूरा दिखाते नहीं है। जैसे फिक्स्ड एसेट 10 साल तक काम करेगी तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि खर्चा और इनकम मैच करना चाहिए। तो ये फिक्स्ड एसेट 10 साल तक हमें इनकम प्रोवाइड कराएगी, इसीलिए इसके खर्चे को, एक्सपेंस को हम 10 साल में बांट देते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लेकिन ये डेप्रिसिएशन हम किस पीरियड तक लगाते हैं? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारी हेल्प करता है कि फिक्स्ड एसेट है तो सही, लेकिन बिजनेस तो लंबे समय तक चलता रहेगा, उसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। लेकिन फिक्स्ड एसेट का एक टेन्योर हो सकता है, इसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले 10 साल तक ये काम करेगी, तो इसके खर्चों को 10 साल में बांट देते हैं और डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये इसका ये सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट करता है फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग से? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, AS 10। AS 10 फिक्स्ड एसेट्स के लिए है और इसी को बोला जाता है, आज रिवाइज होकर के ये जो AS 10 है ये कहलाता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, उपकरण। बाकी AS 3 ये भी रिवाइज्ड है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए होता है। AS 14 है, ये भी कई दफ़े पूछा जाता है, एमलगमेशन के लिए होता है, समामेलन, एमलगमेशन, कंपनियां आपस में जब मिल जाती हैं तो उनका लेखा जोखा कैसे करते हैं। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट के लिए है, बोरो किया है कुछ और उसकी कॉस्ट को कैसे अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करना है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस फॉर अपेंडिंग नोट्स। ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम नोट्स को अपेंड करते हैं रिगार्डिंग कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी अगर कोई है तो उसको हम नोट्स में सूची में लगा देते हैं, अपेंड कर देते हैं उनको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में। वो कौन से अकाउंटिंग स्टेटमेंट की वजह से हम ऐसा करते हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में अंदर दिखाई नहीं जाती हैं तो नोट्स में हम दिखाते हैं उनको। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो हमसे कहता है कि हमें इसको दिखाना चाहिए, और अगर नहीं दिखाएंगे तो उसका वायलेशन हो जाएगा उस प्रिंसिपल का? तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। देखिए कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर या इसको कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि अगर कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण का मतलब है कोई, इफ समथिंग इज मटेरियल, मटेरियल का मतलब इस करके होता है कि कोई चीज़ मटेरियल समझी जाएगी, महत्वपूर्ण समझी जाएगी अगर वो डिसीजन लेने वाले के डिसीजन को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो। यानी कि कोई पर्सन इस जानकारी को समझे, पढ़ता अगर, तो वो डिसीजन लेता, उसका डिसीजन चेंज हो जाता, तो ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब ये जानकारी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कंटिजेंट लायबिलिटी, लेकिन कंफर्म लायबिलिटी नहीं है तो अंदर तो दिखाते नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमें उसको दिखाना चाहिए क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो प्रकटीकरण की अवधारणा की वजह से हम उसको प्रकट करते हैं, उसको हम दिखाते हैं। नेक्स्ट है अंडर विच कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। किस कॉन्सेप्ट की वजह से किसी बिजनेस के ओनर को एक क्रेडिटर की तरह माना जाता है, यानी कि जो मालिक है उसको भी हम लेनदार की तरह ट्रीट करते हैं। आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में हम कैपिटल को भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि जो मालिक का पैसा है वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सेपरेट एंटिटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर बिजनेस और उस बिजनेस का मालिक एक अलग अलग इकाई होते हैं। नेक्स्ट है गैप रिक्वायर्ड होता है किस लिए? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट किस लिए ज़्यादा होती है, यानी कि इसका क्या ज़्यादा महत्व है यह बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एंड अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग में सामंजस्य बिठाने के लिए, ताकि ज़्यादातर लोग एक तरीके से अकाउंटिंग करें, एक जैसा अकाउंटिंग करें, इसलिए गैप्स की आवश्यकता होती है। गैप का मतलब होता है ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिनको जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं अकाउंटेंट। जनरली एक्सेप्ट का मतलब है कि उनके लिए जरूरी नहीं है कोई स्टैंडर्ड ही बनाना पड़े, कोई रूल ही बनाना पड़े, और इसलिए गैप के अंतर्गत अकाउंटिंग के जितने भी प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, पोस्टुलेट हैं, वो सब आ जाते हैं। हालांकि गैप में अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट हैं इनके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी गैप के अंतर्गत ही शामिल कर लिए जाते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करता है ओनर में और मैनेजमेंट में। कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि बिजनेस के ओनर अलग हैं और मैनेजमेंट अलग है। इसका भी सही जवाब है ऑप्शन है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैनेजर का मतलब हो गया बिजनेस, मैनेजमेंट का मतलब व्यवसायिक संस्थान के जो एम्प्लॉई हैं वो, और ओनर का मतलब जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है। ओनर एक क्रेडिटर की तरह होते हैं और मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह होते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से दोनों में भेद हो जाता है, अंतर हो जाता है। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट रिलेटेड है किससे। अब एक्रूअल कॉन्सेप्ट इनमें से किससे रिलेटेड है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए रेवेन्यू। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब है चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकते हैं और रेवेन्यू इनकम भी हो सकती है। रिसीप्ट और पेमेंट दोनों ही दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कैपिटल नेचर के हो सकते हैं या रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं। कैपिटल नेचर के रिसीप्ट्स और पेमेंट जो होते हैं उनका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है बैलेंस शीट पे, और रेवेन्यू नेचर के जो रिसीप्ट या पेमेंट होते हैं वो उनको या तो इनकम माना जाता है या एक्सपेंस माना जाता है, और इनको शामिल किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स यानी कि जो इनकम है और रेवेन्यू पेमेंट यानी कि जो खर्चे हैं उनके आधार पे हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है चाहे उनमें कैश समाहित है या कैश नहीं है, चाहे कैश ट्रांजैक्शन है या नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अगर वो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन है तो उसको P&L अकाउंट बनाते समय ध्यान में रखा जाता है, यही कहता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है 36। व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडिया का जो ASB है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि ICAI के अंतर्गत ही आता है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1977। इंडिया में ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल को 1977 को स्थापित किया था ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB का काम है स्पेसिफिकली मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI को ये सुझाव देता है, सजेशन देता है कि किस एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट यानी कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रेफर्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट, ये रेफर करता है किस चीज़ को ध्यान में लेने के लिए। तो गिवन ऑप्शन में इसको पहले इस सिद्धांत को तो ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये और उससे अलग टाइप का है। इसमें कहा गया किसको ध्यान में रखने की बात करता है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी प्रॉफिट। तो रियलाइज्ड यानी कि ऐसे प्रॉफिट जो रियलाइज जिनको वसूल किया जाए या जिनको वसूल किया जा सकता है, जो पूरी तरह से रियलाइजेबल है, उसको ध्यान में रखना है। और ऑल पॉसिबल लॉसेज, लेकिन लॉसेज जो पॉसिबल है उनको भी ध्यान में रखना है, ये कहता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है 38 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किसके द्वारा किए जाते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत ASB काम करता है जो इनके बारे में सजेशन करता है और एरियाज को फाइंड आउट करता है कि कहाँ पे स्टैंडर्ड बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट है 39, इसमें पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 AS 19 रिलेट्स करता है किससे संबंधित है। तो सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए, ये लीज से रिलेटेड है। फिक्स्ड एसेट अगर किसी पर्सन के द्वारा लीज पे ली जाती है तो उसको लेसी कहते हैं, और जो लीज पे देता है उसको लेसर कहते हैं। तो जो लेसर है वो भी अपने यहाँ पे अकाउंट बनता है और जो लेसी है वो भी अपने यहाँ पे अकाउंट बनाता है। तो दोनों के यहाँ अकाउंट किस तरीके से बनाए जाएंगे लीज के केस में, ये AS 19 इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है AS 3 रिलेटेड है किससे, AS 3 रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है 41 वाउचर प्रिपेयर किया जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए विद मल्टीपल डेबिट और मल्टीपल क्रेडिट इज नोन एज, जिस वाउचर को हम इस काम के लिए बनाते हैं जहां पे मल्टीपल डेबिट हो और मल्टीपल क्रेडिट हो, तो ऐसे वाउचर को कौन सा वाउचर
कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है, ऐसे वाउचर को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स वाउचर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉमिनल, इनमें से नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। तो ये अकाउंट्स दिए हुए हैं, ये डी ऑप्शन है, इनमें से पहचान कर सकते हैं कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है इंटरेस्ट अकाउंट। देखिए नॉमिनल अकाउंट चाहे इनकम से रिलेटेड हो चाहे एक्सपेंस से रिलेटेड हो, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। लेकिन किसी इनकम या एक्सपेंस के सामने अगर एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस खर्चे के अलावा कुछ और बता रहा है। वो ये बता रहा है कि एक्रूड इंटरेस्ट, कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्रू है, मतलब आपने अर्जित किया हुआ है। तो जो अर्जित किया हुआ है वो किसी पार्टी से आपको लेना है, तो एक तरह से ये उस पार्टी के साथ आपका जो लेन देन है उसको दिखा रहा है, तो उस पार्टी से रिलेटेड हो गया, यानी कि पर्सन से रिलेटेड। ठीक वैसे ही आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब या तो आपने किसी को एडवांस दे दिया है या आप पे किसी का पेंडिंग है या आपका किसी और पे पेंडिंग है, मतलब किसी न किसी पार्टी के बारे में बता रहा है। तो ये सब ये जो बी सी डी जितने भी ऑप्शंस हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट है किस टाइप का अकाउंट है? तो स्टॉक अकाउंट कैसा अकाउंट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रियल अकाउंट। स्टॉक अकाउंट एक रियल अकाउंट है। देखिए जो भी सामान आप बैलेंस शीट में लिखते हैं, जो भी सामान आप बैलेंस शीट के अंतर्गत लिखेंगे जिस अकाउंट के, जैसे स्टॉक है आप बैलेंस शीट में लिखेंगे इसको, तो स्टॉक अकाउंट या जितने भी बैलेंस शीट में अकाउंट लिखे जाते हैं या तो वो रियल होते हैं या तो वो पर्सनल होते हैं। अगर किसी पर्सन के साथ लेन देन को बता रहे हैं तो पर्सनल, और अगर वो सामान आपके ओनरशिप में है तो फिर वो रियल होता है। नेक्स्ट है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। लेजर पोस्टिंग जो है वो किस टाइप का प्रोसेस है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये क्लासीफाइंग का प्रोसेस है। लेजर पोस्टिंग में हम जर्नल से लेजर में ले जाते हैं, अलग अलग अकाउंट में लिखते हैं, यानी कि हम उसको क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर करना एंट्रीज को जर्नल से लेजर, उसको कॉमनली बोलते क्या है? जब जर्नल से लेजर में ले जाते हैं हम एंट्रीज को तो उसको बोलते क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोस्टिंग। इसको लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है 46 ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल, मालिक की इक्विटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, उसको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है? कौन सा फॉर्मूला सही फॉर्मूला उससे रिलेटेड? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, टोटल असेट में से अगर टोटल लायबिलिटी घटा दें तो ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल आ जाएगी। देखिए जो टोटल लायबिलिटी होती हैं यहाँ पे, क्योंकि गिवन ऑप्शन में अलग से कहीं ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो जब तक कुछ नहीं कहा जाए तो टोटल लायबिलिटी का मतलब लायबिलिटी, इसका मतलब क्रेडिटर्स इक्विटी होता है। टोटल एसेट का को टोटल इक्विटी भी बोल देते हैं और कैपिटल को ओनर्स इक्विटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डेबिट विल कॉज द बैलेंस इन ए लायबिलिटी अकाउंट टू। लायबिलिटी अकाउंट में अगर कोई डेबिट होता है तो वो किस चीज़ का कारण बनेगा, मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो लायबिलिटी अकाउंट अगर डेबिट होगा तो लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बाई नेचर लायबिलिटी क्रेडिट होती है। तो जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और अगर ये घटती है तो उसको डेबिट करते हैं। तो डेबिट होने का मतलब है कि वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। 47 का ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है 48, एक कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में इंक्लूड करेगी किसको? यानी कि हमें ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है जो कॉन्ट्रा एंट्री का कारण बने कैश बुक के अंतर्गत। तो कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है? देखिए कैश बुक जब हम बनाते हैं, और कॉन्ट्रा एंट्री तभी आएगी जब कम से कम हम कैश और बैंक दोनों कॉलम रखें कैश बुक में, चाहे वो 2 कॉलम हो चाहे 3 कॉलम। अगर कैश और बैंक दोनों कॉलम है दोनों तरफ, तो होता क्या है कि अगर हम बैंक में कैश जमा करते हैं तो कैश बुक में ही कैश वाले कॉलम में बैंक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा, यानी कि दोनों तरफ लिखी गई ट्रांजैक्शन। अगर हम कैश निकाल लें तो कैश बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा, यानी कि दोनों तरफ हुई ट्रांजैक्शन। तो चाहे हम कैश बैंक में जमा करें चाहे बैंक से कैश निकालें बिजनेस के लिए, तो ऐसी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री का कारण बनती है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन होगा 49, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। इनमें से कौन सी अकाउंटिंग की सब्सिडरी बुक नहीं है? तो ऑप्शंस में से पहचान करनी है, कैश बुक, सेल्स बुक, जर्नल या सेल्स रिटर्न बुक। तो इनमें से गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जर्नल।
देखिए जर्नल की सब्सिडरी बुक होती हैं सेल्स रिटर्न, जर्नल की सब्सिडरी होती हैं सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, ये जर्नल की सब्सिडरी होती हैं। और लेजर के लिए सब्सिडरी होती है जर्नल। तो यहाँ पे केवल हमसे पूछा था एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन कि इनमें से सब्सिडरी बुक कौन सा नहीं है, तो ये जो जर्नल है ये यहाँ पे सब्सिडरी बुक नहीं है। अगर कभी ऐसा करके पूछा जाए कि लेजर का सब्सिडरी क्या होता है तो जर्नल होता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इनमें से किसको नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल के अनुसार ट्रीट किया जाता है, यानी कि किस अमाउंट को रिकॉर्ड करते समय नॉमिनल अकाउंट का रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट। बैड डेप्ट रिकवरी का मतलब होता है, देखिए बैड डेप्ट का मतलब जब बैड हो गया डेट यानी कि जब डूबा तब ये एक्सपेंस था, लेकिन जब इसकी रिकवरी हो जाएगी तब एक तरह से ये हमारे लिए इनकम की तरह काम करेगा और अभी भी ये नॉमिनल अकाउंट होगा। इनकम और एक्सपेंस दोनों ही नॉमिनल होते हैं। बाकी ये जो तीनों हैं ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिवन ऑप्शन में ए हमारा सही जवाब हुआ। ये थे आज के 25 क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि ये जो 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है ये आपके जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उससे पहले कंप्लीट हो जाए। और आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आप देखेंगे काफ़ी वीडियोज़, अभी तक कुछ वीडियोज़ कम हुए थे, उसके कई कारण थे, थोड़ी सी बिजीनेस बढ़ गई थी दूसरे कामों में, लेकिन आने वाले टाइम में ये जल्दी ही आपको काफ़ी वीडियोज़ दिखाई देंगे। इनके ऊपर भी दिखेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर भी, प्रीवियस पेपर्स भी आपको कुछ दिखेंगे सोल्व होते हुए। इसके अलावा आपको टॉपिक्स पे भी वीडियोस मिलेंगे अलग अलग, जो पीजीटी को या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। बता भी दिया जाएगा हर वीडियो के साथ कि ये किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है।